हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बिलियन की सांद्रता की जो इकाइयाँ हैं, तो बची हुई इकाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं आज, ताकि जो है सांद्रता की इकाइयाँ कंप्लीट हो जाएं। तो कौन कौन सी इकाई बची हुई है, आपको चार्ट बनवा दिया था, है ना। एक तो बची हुई है आपकी पीपीएम और दूसरी बची हुई है मोल फ्रैक्शन एक्स, जिसको हम व्यक्त करते हैं इससे एक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले पीपीएम की बात कर लेते हैं। पीपीएम कहते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। मिलियन देते हैं 10 लाख को, 10 की घात 6 को। तो क्या हो जाएगी परिभाषा जरा देखें। विलेय की भार भागों की संख्या, विलेय की भार भागों की संख्या जो कि 10 की घात 6 यानी 10 लाख भार भागों में उपस्थित है, भार भागों में उपस्थित है। विलेय के भार भागों की संख्या जो कि 10 की घात 6, जो कि बिलियन के हैं, ये किसके? बिलियन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित है, तो इस बिलियन की पीपीएम कहा जाता है। पीपीएम कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई, यानी कि 10 की घात 6 भार भागों में विलेय के कितने भाग घुले हुए हैं, विलेय के कितने भाग घुले हुए हैं, उसे दर्शन में पीपीएम कहा जाता है। पीपीएम के बारे में विशेष बात है जो आपको जान लेनी है, और वो विशेष बात क्या है जरा देखें अच्छे से। वो विशेष बात यह है कि पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब विलियन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ज्यादा तनु हो, ठीक है। यानी कि सांद्रता की इस इकाई का उपयोग, सांद्रता की इस इकाई का उपयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जबकि विलियन तनु हो। कैसा हो विलियन? यानी कि तनु विलियनों के लिए, तनु विलियनों के लिए सांद्रता की इस इकाई का उपयोग किया जाता है जिसे पीपीएम कहा जाता है, ठीक है। इससे जैसे इससे किसका निर्धारण किया जाता है? इसके द्वारा जल में फ्लोराइड की मात्रा का निर्धारण, जल में किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा पीपीएम में बताई जाती है, बहुत कम अमाउंट में होती है, ठीक है, पीपीएम में। इसके अलावा Cl2, जल में Cl2, जल में क्लोरीन की मात्रा पीपीएम में पाई जाती है, तो इसका निर्धारण जो है पीपीएम में किया जाता है। आगे बात समझ में? यानी कि सांद्रता की इस इकाई का उपयोग तब किया जाता है जब विलियन बहुत ज्यादा तनु हो, विलियन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, तब जो है सांद्रता की इस इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके ऊपर, ठीक है। तो जो है ये हो गया। अब क्या फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर देखें। पीपीएम बराबर होता है W इंटू 10 की घात 6। जो हम 100 किया करते थे उसकी जगह 10 की घात 6 हो जाएगा। ये W ग्राम में, ये W ग्राम में, ये वाला W किसके लिए हुआ करता था? विलेय के लिए, और नीचे वाला W किसके लिए है? विलियन के लिए। आ रही बात समझ में? विलायक तो केवल सांद्रता की एक इकाई में आता है,
और वो सांद्रता की एक इकाई कौन सी है, मोललता। मोललता में आता है विलायक, बाकी किसी में विलायक नहीं आता है। तो ये पीपीएम का जो है सूत्र हो गया। पीपीएम बराबर ये हो गया विलेय का बार ग्राम में, ये हो गया विलयन का बार ग्राम में इनटू 10⁶। ठीक है। इसके अलावा दवाइयों में भी, दवाइयों में जो साल्ट डाले जाते हैं ना, वो भी बहुत कम अमाउंट में होते हैं, है ना। तो उसके लिए भी जो है पीपीएम का उपयोग कर लेते हैं, दवाइयों में इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इन सब में पीपीएम का उपयोग किया जाता है। तो पीपीएम पास में आ गई पार्ट पर मिलियन। अच्छा 10 की घात ये तो मिलियन है, बिलियन की बात करें बिलियन, तो बिलियन कहा जाता है 10 की घात 9 को। जैसे पार्ट पर मिलियन है, इसी तरह पार्ट पर बिलियन भी बोल सकते हैं। तो बिलियन का मतलब हो गया 10 की घात 9, अरबों में पहुंच जाती है बात। ठीक है, पर ये है नहीं यहाँ पे, इसके बारे में जानना है आपको। तो ये हो गई सांद्रता की इकाई जिसको अपन कह रहे हैं पीपीएम। इसके बाद में सांद्रता की जो लास्ट इकाई बची हुई है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न x के द्वारा डिनोट करते हैं, x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, x के द्वारा शो किया जाता है। किसके द्वारा, x के द्वारा, कैपिटल X के द्वारा। इसके बारे में नाम करिए मोल भिन्न या मोल प्रवाह या मोल अंश। मोल भिन्न या मोल प्रवाह या मोल अंश x। ठीक है, तो इसको अपन किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, x के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखें क्या होती है परिभाषा। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मूल, किसी घटक के मूल एवं कुल मूलों की संख्या, एवं कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। क्या कहा जाता है, मोल भिन्न कहते हैं। ये है बात, पूरी समझ में आ गई होगी। समझाया तो है, कहाँ से समझ में आई होगी। तो देखें किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोल एवं कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसे मोल भिन्न कहते हैं। ये तो परिभाषा की बात हो गई, परिभाषा से तो समझ में आया नहीं इसमें, तो फिर इसको समझते हैं। माना, मान लीजिए, मानने में हमारा क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है। माना हमारे पास कोई विलयन है और उसमें दो घटक हैं। माना हमारे पास क्या है, कोई विलयन, और विलयन में कितने घटक हैं, दो घटक हैं, ए है और बी है। माना विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, दो घटक ए एवं बी उपस्थित हैं। चलो ये भी मान ले बात, है ना। तो अब वो कह रहा है कि जैसे मान लो हमें किसी भी घटक की मोल भिन्न निकालनी है, तो उस घटक के मोल और कुल मोल, आगे बात समझ में। तो जो है ये हो गया घटक ए, ये हो गया घटक बी। तो इस ए के, ये जो घटक ए है इसके मोल, घटक ए के मोल कैसे शो करेंगे, एन ए से शो कर दें। भाई मूल को अपन n से शो करते हैं, और घटक ए की बात कर रहे हैं तो घटक ए की मोल ये हो गए। इसी तरह से घटक बी की मोलों को लिखा जा सकता है, घटक बी के मोल। देखिए जरा इधर ध्यान दें, घटक बी के मोल, तो ये कितना हो जाएगा, एन बी हो जाएगा।
एन हो गया मोल, ए की बात करें तो ए, बी की बात करें तो बी, यानी ए और बी के जो मोल हैं इनको एन ए और एन बी से शो कर दिया। घटक ए की मोल भिन्न, घटक ए की मोल भिन्न, तो घटक ए की मोल भिन्न की अगर बात करें भाई तो मोल भिन्न क्या हो जाएगी, x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मोल भिन्न को, तो x a हो जाएगा। इसी तरह से लिखा जा सकता है b के लिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं घटक b की मोल भिन्न ये हो जाएगा xb, क्या हो जाएगा xb। तो यहाँ पे घटक ए की मोल भिन्न हो गई x ए, घटक बी की मोल भिन्न हो गई xb। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये एक कटोरा है मांगने खाने वाला, कैसा ये मांगने खाने वाला, और इसमें जो है विलियन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें, विलियन, ठीक है। अब इसमें दो घटक है, हम ये कह रहे हैं आपसे, एक तो ए है और एक क्या है इसमें बी है, ये वाले दो घटक हैं। तो ए की मोल भिन्न x से हो गई, बी की मोल भिन्न x भी हो गई, ये बात ठीक आ रही है अंत तक। अच्छा, ए के मोल Na हो गए, बी के मोल Nb हो गए, ये हो गया। अब अगर हम ये कहें कि बताओ भाई बिलियन में टोटल मोल कितने होंगे, कुल मोल कितने होंगे, तो बिलियन दरअसल इनसे बना हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो टोटल मोल है उनको टोटल कर देंगे, सम कर देंगे उनका, ऐड कर देंगे उनको। तो यहाँ पे आ रहा ना, क्यों कर रहे हैं हम ये सब काम, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कुल मोलों की संख्या, तो हमको कुल मोल भी लिखने हैं। तो कुल मोल या कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या ध्यान देंगे जरा इस पे। तो कुल मोलों की संख्या, दो ही तो मोल है ये ए और बी के, तो यही है, इसमें ले देकर तो Na प्लस Nb, या आप ऐसे कह सकते हैं कुल मोल का मतलब क्या हो गया, बिलियन के मोल है ये, तो यहाँ पे Na प्लस Nb हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके समझ में आई कि नहीं आई, शब्दावली टर्मिनोलॉजी आ रही बात समझ में। तो ये जो शब्दावली है ये इससे ही बनी है, इससे बन चुकी है, ये आ रही बात समझ में। अब इसके बाद में जो है क्या है, इसके बाद में अब हमें निकालना है मोल भिन्न, जो हमने ये यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है ना, इससे लिखेंगे किसी विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोल। यहाँ पे ये बात क्यों आई है, किसी घटक के मोल, क्योंकि भाई घटक तो इसमें दो है, एक से ज्यादा है, एक ही होता तो अपन किसी को हटा देते, पर आपको किसी को रखना पड़ेगा। तो किसी घटक के मोल, जैसे मान लो हमको ए के मोल लिखने, तो कैसे लिखेंगे, या ए की मोल भिन्न लिखनी है, मोल भिन्न कहते हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे घटक ए की मोल भिन्न, घटक ए की मोल भिन्न। सही है। तो देखें जरा, घटक ए की मोल भिन्न x a बराबर, परिभाषा में जाए, किसी घटक के मोल, बताओ ए के मोल कौन से हैं, ए के मोल ये हो गए, Na हो गए, तो हमने लिख दिया बढ़िया आराम से Na अपॉन कुल मोल, कुल मोल आपके सामने अभी निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Na प्लस Nb हो जाएगा, Na प्लस Nb, तो ये XA हो गया, सही है क्या बात, क्या हो गया ये XA। इसी तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, घटक B की मोल भिन्न, घटक B की मोल भिन्न। अच्छा, किससे डिनोट करेंगे इसको, XB से, तो XB इक्वल हो जाएगा इसके मोल, ठीक है। B घटक के मोल कितने हैं, Nb से तो कर रखे हैं, तो ये हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। बात समझ में आई क्या आपको, ठीक है। इस तरह से अपने को क्या निकाल लेनी है, मोल भिन्न, क्या निकाल लेनी है, मोल भिन्न।
तो मोल भिन्न जिस घटक की निकालेंगे उस घटक के मोल बटे कुल मोल, उस घटक के मोल बटे कुल मोल, उनका जो अनुपात है उसे ही क्या कहा जाता है, मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, किसी विलयन में विलयन में उपस्थित सभी घटकों की विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग, मोल भिन्नों का योग एक होता है। देखो क्या लिखा है नोट में, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग हमेशा एक के बराबर होता है। हमेशा कितने के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो यहाँ पे मोल भिन्न कितनी है, यहाँ पे इस वाले में मोल भिन्न कितनी है, दो मोल भिन्न है, एक ही है और बी की है, ये है एक तो और एक ये है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो बराबर होगा किसके, एक के। ये तो बताया हमने। अब मान लो इसमें और घटक होते, एक आध और घटक होता है, इसमें सी घटक और होता, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर किसके होता, एक के बराबर होता है ना। तो ये लाइन इस बात को शो कर रही है कि किसी विलयन में कितने भी घटक हों उन सब घटकों की मोल भिन्नों का योग हमेशा एक के बराबर ही होता है। तो ये आपका जो है मोल भिन्न हो गया, मोलंश या मोल प्रवाह कह रहे हैं इसको हम। आ रही बात समझ में। तो देखें जरा वापस से इसको आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। तो मोल भिन्न मोल प्रवाह या मोलंश एक्स से इसको अपन डिनोट करते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोल, यानी जिस घटक की बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, किसी घटक के मोल और कुल मोलों की जो संख्या है उसका अनुपात जो है उसको अपन क्या कह देंगे, मोल भिन्न कह देंगे। माना विलयन में दो घटक ए और बी उपस्थित हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, इस पात्र में कोई विलयन भरा हुआ है और इसमें दो घटक हैं, एक तो ए है और एक बी है। ठीक है। तो अब हमें पता है कि इस विलयन में दो घटक हो गए। अब ए के जो मोल हैं उनको अपन एन से शो कर देंगे, एन कहते हैं मोल को, और ए लगा हुआ है तो एन ए बन गया, तो ए विलय के क्या हो गए, मोल। ठीक है, या ए के मोल हो गए, घटक ए के मोल, यहाँ घटक कह रहे हैं तो घटक ही बोल देते हैं। इसी तरह से घटक बी के मोल एन बी से शो कर दिया हमने, घटक ए की मोल भिन्न को हमने एक्स ए से शो कर दिया, तो मोल भिन्न को एक्स से शो करते हैं, और घटक ए है तो एक्स ए बना दिया। इसी तरह से सेम एक्स बी बन चुका है। ठीक है। कुल मोल जो विलयन में घटक हैं उनके टोटल मोल कितने हैं, तो विलयन में दो ही घटक हैं ए और बी, ए के मोल एन ए, बी के मोल एन बी है, तो विलयन में मोल कितने होंगे, इन दोनों के सम के बराबर होंगे, एन ए प्लस एन बी, इन दोनों के जोड़ के बराबर होंगे, कुल मोल हो गए। अब घटक ए की मोल भिन्न लिखी तो सूत्र से लिखी, यहाँ परिभाषा से लिखा सूत्र देखो, घटक ए की मोल भिन्न किसी घटक के मोल, तो घटक ए की बात कर रहे हैं तो ए के मोल एन ए अपॉन कुल मोल एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से बी की हो गई, घटक बी की मोल भिन्न एक्स की बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसके बाद में ये लाइन है इंपॉर्टेंट, जो है विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक के बराबर होता है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स के बराबर एक हमने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास तो इसमें दो ही घटक हैं, ज्यादा घटक होते तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर एक के बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी हो गई मोल भिन्न। तो सांद्रता की आपकी सभी इकाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं, सांद्रता की सभी इकाइयों को कंप्लीट करा दिया गया आपको, और जो है उनके बीच में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताया आपको। ठीक है। तो आप जो है 10 कॉपी साथ में लेके बैठा करें, इम्पोर्टेंट बातों को साथ के साथ में नोट करते हुए चलें।
न्यूमेरिकल में भी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। जैसे यहाँ पे नोट बताएं तो ज़्यादा नहीं तो नोट जो यहाँ पे नोट लिखाए हैं आपको उन नोटों को आप लिखते हुए चलें। नोट में से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे इम्पोर्टेंट होते हैं तो ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखो, बार बार बताने के लिए नहीं होती ये बातें, आपको एक बार बता दें तो आपको उससे समझ जाना है। तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं उसके बाद में सांद्रता की इकाइयों के बाद में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं विलयन में, ठीक है। तो विलेयता के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन विलेयता की पहले ही बता देंगे। अब जो है विलेयता हम पढ़ने वाले हैं तो वापस से बता देते हैं विलेयता के बारे में ना। सॉल्युबिलिटी विलेयता। अब विलेयता यहाँ पे हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। विलेयता शब्द आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठोसों की द्रव में विलेयता। उससे पहले विलेयता देख लेते हैं क्या होती है डेफिनेशन विलेयता की। निश्चित ताप पे, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस की ग्रामों में, काई में ग्रामों में अधिकतम घुलनशील मात्रा को, ग्रामों में अधिकतम घुलनशील मात्रा को इस ठोस की विलेयता कहा जाता है, इस ठोस की विलेयता कहा जाता है। और बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से चालू किया वहां पे बंद कर दिया। 66 नंबर वाला कोमा है ये, आप जानते हैं इसको, ठीक है, पुराना परिचय है इससे आपको। तो चलिए किसी तो है ही नहीं यहाँ पे। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, कितना ग्राम विलायक है? 100 ग्राम विलायक। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर निश्चित है। निश्चित का मतलब है कांस्टेंट किया हुआ है। जैसे 50 है तो 50 ही रहेगा, ना तो ऊपर होगा 51 52 इस तरह से नहीं जाएगा, और ना नीचे आएगा, फिक्स है, कांस्टेंट है, 50 का 50 ही रहने वाला है। निश्चित ताप पर, अब ये क्यों किया है ये भी बताएंगे आपको। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, मान लो हमारे पास जल है और टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें जो है हम चीनी घोल रहे हैं, घोलते जा 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 रहे हैं ना। और उसमें आप देखोगे कि एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि भाई उसमें अब नहीं घुल रहा है, यानी कि मैक्सिमम घुल चुका है, इसके बाद और नहीं घुलेगा। तो इस कंडीशन को, यानी जितना ठोस यहाँ पे घुल चुका है, जैसे मान लो 250 ग्राम चीनी घुल रही, अब बात ऊपर नहीं घुल रही है, तो इसे इस चीनी की विलेयता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विलेयता। टेम्परेचर कांस्टेंट है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, जल कितना था हमारे पास? 100 ग्राम था। विलायक में ठोस की ग्रामों में अधिकतम घुलनशील मात्रा को इस ठोस की विलेयता कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस की विलेयता। अब चीनी घोल दे पानी में, विलेयता कह देंगे चीनी के लिए। क्या कहेंगे बातें? विलेयता। और इस तरह से जो विलयन प्रिपेयर होगा उस विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस कंडीशन में जो विलयन तैयार होगा वो विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन की जब परिभाषा बताई थी तब वहां भी ये बात आई थी विलेयता की। आ रही बात समझ में? तो ये वही विलेयता है। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है
वो है ठोसों की द्रव्य। अच्छा, ये बात तो करी नहीं आपसे, तो करनी पड़ेगी। तो निश्चित ताप क्यों कह रहे हैं? मान लो ताप को आपने चेंज किया और टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो जल तो उतना ही है, और पहले आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें क्या किया था, जो है 250 ग्राम चीनी घोली थी। अब आपने जो है जल के ताप को बढ़ा दिया, तो आप उसमें ज्यादा चीनी घोल पाओगे, यानी कि चीनी की जो ग्राम में मात्रा है वो 250 ग्राम से ऊपर पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या हो गई? विलेयता चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हुई? विलेयता चेंज हो गई। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, स्टेबल रखना है, चेंज उसको नहीं करना है, स्थिर रखना है टेम्परेचर को, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे निश्चित ताप जो है लिया गया है। चलिए, इसके बाद में आता है ठोसों की द्रव्य विलेयता। ठोसों की द्रव्य विलेयता। अब देखें जरा, नाम पे पता चल रहा है, नाम पे, काइटे नाम से। कैसे? ठोस की द्रव्य में विलेयता, यानी ठोस को किस में घोल रहे हैं? द्रव्य में। तो यहाँ पे विलेय तो कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। और विलायक कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। ठीक है, जब विलेय तो हो ठोस अवस्था में, विलायक हो द्रव अवस्था में। इस प्रकार की जो विलेयता होती है उसे ठोसों की द्रव्य विलेयता कहा जाता है। जब विलेय तो हो आपका ठोस अवस्था में, विलायक हो आपका द्रव अवस्था में, इस प्रकार की विलेयता ठोसों की द्रव्य विलेयता कहलाती है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे ये तो लाइन से समझ में आ रही है ये बात। तो इसके बाद में बात करते हैं ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से दो कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है विलेय और विलायक की प्रकृति। क्या है? फर्स्ट, विलेय और विलायक की प्रकृति। सेकंड है ताप। सेकंड क्या है? ताप। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले के बारे में बात कर लेते हैं, विलेय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, तो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझना आप इस बात को। लाइक डिसॉल्व लाइक। समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। ये लाइन सब बात हमने बता रही है। क्या बता रही है जरा देखें। समान समान को बोलता है, यानी दो लिक्विड सेम नेचर के हैं, या सॉलिड और लिक्विड सेम नेचर के हैं। तो यहाँ पे तो सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो ठोस और द्रव समान नेचर के हैं तो घुल जाएंगे, और समान नेचर के नहीं है तो कहां से घुलेंगे? आगे की बात समझ में। समान समान को बोलता है का मतलब है कि यदि जो विलेय है और विलायक है उन दोनों की प्रकृति समान है तो वो घुलेंगे, और समान नहीं है तो वो नहीं घुलेंगे। जैसे कि ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। ध्रुवीय विलेय जो होता है वह ध्रुवीय विलायक में घुलता है। जैसे NaCl है, KCl है, KNO3 है, ये ध्रुवीय विलेय हैं, और ये ध्रुवीय विलायक जल में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं? जल में। तो ये विलेय और विलायक दोनों सेम नेचर के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो ये घुल जाएंगे आपस में। आ रही बात समझ में?
इसी तरह से अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। तो भाई यहाँ पे एक बात आपको समझ आई है, समान समान को घोलता है, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति समान है तो वो घुलेंगे, समान नहीं है तो वो नहीं घुलेंगे। आगे बात में तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में विलेय होगा, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में विलेय होगा। ये बात आपको समझ लेनी है। तो ध्रुवीय विलेय हो गया NaCl है, आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं आयंस में। अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। अध्रुवीय विलेय जैसे को जल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अध्रुवीय की बात कर रहे हैं। तो अध्रुवीय विलेय में क्या हो गया, I2 है, एसिड है, आयोडीन है, सल्फर है, ये अध्रुवीय विलेय। और ये अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोरो जो है क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन है, C6H6, कौन है ये, बेंजीन, ठीक है। तो जरा ध्यान दें यहाँ पे, I2 है, एसिड है, CCl4 है, CH2 है, C6H6 है। तो ये जो है ये तो हो गए अब आपके क्या अध्रुवीय विलेय, क्या हो गया ये अध्रुवीय विलेय। और ये क्या हो गया अब अध्रुवीय विलायक। बात आ रही समझ में। तो अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक, भाई देखो इन दोनों की नेचर सेम है, प्रकृति सेम है, घुल जाएंगे। अच्छा उल्टा सीधा मिक्स करोगे तो इसको उठाया यहाँ से अध्रुवीय विलेय को और घोल काई में नहीं ध्रुवीय विलायक में, तो घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा। डिफरेंट नेचर हो गई तो नहीं घुलेगा, सेम नेचर हो गई तो ही घुलेगा। ये लाइन आपको याद रखनी है, लायक और लायक समान समान को घुलता है। आगे के बात समझ में। तो अगर विलेय और विलायक सेम नेचर के हैं तो ही भी घुलेंगे, अदरवाइज वो नहीं घुलेंगे। सेकंड जो फैक्टर है यहाँ पे वो है ताप, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान दें जरा यहाँ पे, सामान्यतः क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ठोस की विलेयता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन ठोस भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 11th वाला आपने 11th में ला साताली नियम पढ़ा है, ला साताली सातेली सौतेली, ये तमाम नामों से जानते हैं ना, जैसे बुलाना चाहें बुला सकते हैं आप। तो ला साताली के नियम के अनुसार, ला साताली में ऊष्मा क्षेत्रीय ऊष्मा शोषी दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बताया है ना। तो ला साताली के नियम से वे ठोस नियम से देखें, वे ठोस जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसका होता है, अवशोषण, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए, तो ऊष्मा शोषी ठोसों के लिए, ऊष्मा शोषी ठोसों के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, या ऐसे कह सकते हो डेल्टा एच जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे ठोस जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, किसका, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसे ठोसन की विलेयता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है। ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। आगे के बात समझ में। तो इस टाइप के ठोसन के एग्जांपल क्या हुए, जैसे NH4Cl है,
KCl है, KI है, NaNO3 है, KNO3 है, AgNO3 है। ये ऐसे ठोस हैं। कैसे हैं ये कि इनको आप घोलो जल में और जल का आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो इनकी विलेयता बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाती है। क्योंकि इनको जब जल में घोलते हैं तो ये इनकी अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। और ला-तातालीय के नियम के अनुसार ऐसे ठोसन की विलेयता टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, विलेयता बढ़ती है। आ रही बात समझ में? दूसरा पॉइंट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ऊष्माक्षेपी ठोसों के लिए कैसे ठोस ऊष्माक्षेपी, तो इनके लिए क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, या ऐसे कह सकते हो आप डेल्टा एच जो है वो लेस देन किससे, 0 से, है ना। तो ऐसे ठोस जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा का जो है ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा छिपी हो गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आप जो है द्रव का ताप बढ़ाओगे तो इनकी विलेयता घटेगी। विलेयता क्या होती है, घटती है। तो ऊष्मा छिपी ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के ठोस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे NaOH है, जैसे Li2S4 है, जैसे CH3COO का होल ट्वाइस Ca है। ठीक है, तो ये इस तरह के ठोस हैं। NaOH है, Li2S4 है, CH3COO का होल ट्वाइस C है, कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं, लिथियम सल्फेट बोलेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो ये ला-तातालीय के नियम से वे ठोस जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, ला-तातालीय के नियम से। किसके नियम से, ला-तातालीय के नियम से। 11th में पढ़ा होगा आपने ला-तातालीय का नियम, ली चैटरली प्रिंसिपल। तो आप देखें जरा यहाँ पे ताप बढ़ाने पर, तो यहाँ पे दो प्रकार से अपन बात कर रहे हैं ठोसों की। एक तो ऊष्मा शोषी, ऐसे ठोस जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, इन ठोसन की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। NH4Cl है, KCl है, KI है, NaNO3 है, KNO3 और AgNO3 है। ऐसे ठोस जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। NaOH हो गया एग्जाम्पल, Li2S4 हो गया और CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसको, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। और दो कारक यहाँ पे प्रभावित करते हैं। फर्स्ट था विलय और विलायक की प्रकृति। तो इसमें हमने आपको एक लाइन बताई है, वो आपको ध्यान रखनी है। लायक डिसॉल्व, लायक समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। यानी ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में विलय होता है। जैसे NaCl, KCl, KN3 जल में विलय हो जाएंगे। अगर आप इनको किस में विलय करोगे, CCl4, CH2, C6H6, तो विलय हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में विलय होंगे। जैसे I2S8 है, ये अध्रुवीय विलय है और ये अध्रुवीय विलायक है, तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे आसानी से इसमें। आगे बात समझ में, तो ये हो गई ठोसों की द्रव्य विलेयता। इसके बाद में गैसों की द्रव्य विलेयता। अब ठोस की जगह पर गैस लेकर चलेंगे और गैस को विलय करेंगे किसमें, द्रव्य में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विलेयता की परिभाषा देखी हमने, ठोसों की द्रव्य विलेयता और इनको प्रभावित करने वाले कारक
दो कारकों के बारे में यहाँ हमने देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है गैसों की द्रव्य विलेयता। चलिए अब हम गैस को बोलेंगे द्रव्य में, तो आप सोचें खुद से, क्या गैस द्रव्य में घुल जाती है क्या हम गैस को पानी में घोल सकते हैं क्या? बिल्कुल घोल सकते हैं। आपको जो है विलयन की प्रकार जब बताए थे 9 प्रकार के विलयन, और उसमें जो हमने चार्ट बनाया था उसमें आपको बताया नहीं था इस तरह का विलयन, ठीक है, जिसमें विलायक हो द्रव और विलेय हो गैस। तो हमने गैस को घोला था किसमें? द्रव में। तो जब हमने गैस को घोला था द्रव में, जैसे ऑक्सीजन को घोला पानी में, तो क्या पानी में ऑक्सीजन नहीं घुलती है? क्या घुलती है। पेप्सी की बोतल में CO2 गैस नहीं घुलती है? क्या घुलती है। अरे बस में तो हम गैस को द्रव में घोलेंगे, यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं हम? गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। तो यहाँ पे भी बात समझ में आ रही होगी आपको। गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि ये तो क्या हो गया? विलेय। ये तो क्या हो गया? विलेय, जिसको घोल रहे हैं, और किसमें घोल रहे हैं? द्रव में। तो ये क्या हो जाएगा? विलायक। अरे बस में तो ये हो गया गैसों की द्रव में विलेयता, यानी गैस को द्रव में घोला गया है। तो विलेय तो हो, जब विलेय तो हो गैस अवस्था में, विलेय कौन सी अवस्था में हो? गैस अवस्था में। और विलायक हो द्रव अवस्था में। तो इस प्रकार की जो विलेयता है इसे गैसों की द्रव में विलेयता कहा जाता है। जब विलेय तो हो गैस अवस्था में, विलायक हो द्रव अवस्था में, इस प्रकार की विलेयता को गैसों की द्रव में विलेयता कहा जाता है। तो जिस प्रकार से ठोसों की द्रव में विलेयता थी, सेम उसी प्रकार से गैसों की द्रव में विलेयता है। अब गैसों की द्रव में विलेयता को, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे अवशोषण गुणांक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। कि गैस को द्रव में घोल गई द्रव में, तो कौन सी गैस, अब यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले, कौन सी गैस जल्दी घुलती है, ज्यादा घुलती है, कौन सी गैस कम घुलती है। ऐसा थोड़ी है कि सभी गैसें समान प्रकार से द्रव में घुल जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को हम किसके द्वारा शो करेंगे? अवशोषण गुणांक के द्वारा शो करेंगे, ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो अवशोषण गुणांक की परिभाषा देख लेते हैं। लगे आतन अवशोषण गुणांक क्या होता है? अवशोषण गुणांक किसी गैस का ml या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, क्या है परिभाषा जरा देखें। किसी गैस का ml या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हो, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो बात करते हैं भाई, किसी भी गैस का ml या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हुआ हो, उस गैस
का अवशोषण गुणांक कहलाता है। उस गैस का क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो अवशोषण गुणांक यहाँ पे क्यों आया शब्द, क्यों लिखा गया है अवशोषण गुणांक? क्योंकि गैसों की द्रव में जो विलेयता है उसको अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे हम। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं? तो जैसे हमने ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हम गैसों की द्रव में विलेयता को भी प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला है गैस की प्रकृति। पहला कौन सा है? गैस की प्रकृति। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं विलायक की प्रकृति। किसकी प्रकृति? विलायक की प्रकृति। थर्ड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ताप, और फोर्थ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दाब या हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। तो प्रभावित करने वाले चार कारक हैं, जिसमें से 100% क्वेश्चन बनता है किस पर? हेनरी के नियम पर या दाब पर। ठीक है, तो इसको हम अलग से जो है डिटेल में बताएंगे आपको, इन सबको बताएंगे वैसे तो अलग से डिटेल में। तो जो है गैस की प्रकृति है, विलायक की प्रकृति है, ताप है, दाब या हेनरी का नियम। तो यहाँ पे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारक गैस की प्रकृति। किसकी प्रकृति? गैस की। तो बात कर लेते हैं पहले कारक की, गैस की प्रकृति। वही सेम बात जो ठोस के लिए बोली थी, ठीक है, वही यहाँ पे है। ऐसी गैसें जो विलायक से जाकर के क्रिया कर लेती हैं, उसमें आयनित हो जाती हैं, संगुणित हो जाती हैं, वे ज्यादा विलेय होती हैं। सपोज हमने किसी भी गैस को द्रव में घोला और वो गैस उसमें जाकर के आयनित हो गई, आयनों में टूट गई, उसका आयनाइजेशन हो गया। या हमने जो है गैस को द्रव में घोला और उसने जो है द्रव विलायक से जाकर के क्रिया कर ली और उसने यौगिक बना दिया। क्या बना दिया? तो वो गैस ज्यादा मात्रा में घुलेगी, वो गैस ज्यादा मात्रा में घुलेगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को। जैसे हमने NH3 को जल में घोला, किसको घोला? NH3 को। तो ये NH3 फटाक से इसमें घुल जाती है क्योंकि ये इसके साथ मिलकर के यौगिक बना लेती है। NH3 + H2 क्या बना लेगा? NH4OH। देखो आप जरा, NH3 और H2O, ठीक है, इस तरह से लिख दिए यहाँ पे H2O को, देखो HOH। अरे बात समझ में? तो ये H इससे जाकर के क्रिया करेगा, यहाँ पे NH4OH बना लेगा। तो भाई ये जो गैस है ये ज्यादा मात्रा में घुलेगी विलायक में, जल में घुलेंगे ज्यादा घुलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ ऐसी गैसें जो विलायक में जाकर के उससे क्रिया कर ले, उसमें आयनित हो जाएं, वो गैसें ज्यादा मात्रा में घुलती हैं। अब मान लो हमने गैस घोली और वो विलायक से क्रिया ही नहीं कर रही है, तो वो कहाँ से ज्यादा घुलेगी? उसमें नहीं घुल पाएगी। जैसे O2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जल में घुलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, केवल उतनी मात्रा में जो जलीय जो स्पीसीज होती हैं उनकी रेस्पिरेशन में क्या हो, काम में जितनी आती है उतनी घुलती है, तो कम मात्रा में घुलती है। तो हम बात कर रहे थे NH3 है, CO2 है, जल में घोला क्या बना देगी? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। मतलब CO2 को जल में घोला, घुलते ही विलायक से क्रिया कर ली,
ज्यादा मात्रा में घुलेगी। आ रही बात समझ में? इसी तरह से HCl है, HCl गैस जल में घुल जाती है, HCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो गैसें ज्यादा मात्रा में जल में घुलती है, अच्छा कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में घुलेंगी? जो विलायक में जाकर के क्रिया कर लें या उसमें आयनित हो जाएं, वे ज्यादा मात्रा में घुलती हैं। ठीक है, जैसे NH3 हो गई, HCl हो गया, SO2 है, कौन सी 2 है? SO2 है जो है ये क्या करती है? जल में घुलती है और जल में घुल करके क्या बना लेती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लेती है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो तो बैलेंस होकर के हो जाती है ना। SO2 है, SO3 दोनों H2 के साथ मिलकर के H2SO4 बना लेंगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो गैसें विलायक से क्रिया कर लें या उसमें जाकर के आयनित हो जाएं, वो ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। जैसे NH3 हो गई, HCl हो गया, SO2 हो गई, CO2 हो गई। आगे बात समझ में? ये सब गैस हो गई। दूसरी बात, जो गैसें विलायक से क्रिया नहीं करती हैं, उसमें आयनित नहीं होती हैं, वो कम मात्रा में बनती हैं। जैसे N2 हो गई, O2 हो गई। ठीक है, तो ये गैसें कैसी हैं? ये गैसें ऐसी हैं जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं या उसमें जाकर के आयनित नहीं होती हैं, तो ये गैसें कम मात्रा में मिलती हैं। आ रही बात समझ में? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक कौन सा था हमारा? गैस की प्रकृति। अब गैस जो ज्यादा मात्रा में घुलेगी, अवशोषण गुणांक पे ये बात डिपेंड करती है। मैंने बताया था आपको, किसी भी गैस के घुलने की दर अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। आगे बात में गैस के द्रव्य विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो विभिन्न गैसों का 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में अवशोषण गुणांक का जो क्रम है वो निम्न है। विभिन्न गैसों का 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में अवशोषण गुणांक का क्रम देख ले। इसको मिटा दें यहां से। विभिन्न गैसों का 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में अवशोषण गुणांक का क्रम निम्न होता है। विभिन्न गैसों का 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में अवशोषण गुणांक का जो क्रम होता है वह निम्न होता है। क्या होता है जरा देखें। NH3, HCl, SO2, H2S, CO2, C2H4, O2 है, N2 है, इस तरह से है। ठीक है, तो देखें जरा, ये हो गया ऑर्डर हो गया अवशोषण गुणांक का, यानी कि ये गैस इस तरह से ज्यादा घुलती है। NH3 ज्यादा घुलेगी, HCl, SO2, H2S, CO2, C2H4। ये कौन सी गैस है? एथिलीन। एथिलीन तो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या एथीन कह सकते हो, ये वाली गैस। अमोनिया हो गई HCl, हाइड्रोक्लोरिक, और जो है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, O2, N2 है ना, बाकी सबके नाम आप जानते हो, और C2H4 एथिलीन। तो विभिन्न गैसों का 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में अवशोषण गुणांक का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। ये पहला कारक था, कौन सा? गैस की प्रकृति। प्रभावित करने वाला कारक था फर्स्ट। अब प्रभावित करने वाला कारक दूसरा, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति देखें जरा। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही बहुत है। प्रभावित करने वाले कारक जो है 3 बचे हुए हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक तो विलायक की प्रकृति है, दूसरा ताप है, और तीसरा है दाब या हेनरी का नियम।
तो उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जो है लिख करके भेज दिया करें। कल के कमेंट चेक नहीं किए, अभी मैं चेक करूँगा और उसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे।